आज से कुछ साल पहले कराची के एक बहुत ही मशहूर स्कूल ने ये डिसाइड किया कि अपने स्टूडेंट्स को लेके अप नॉर्थ जाया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स का ग्रुप बहुत बड़ा था तो उस ग्रुप को डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में, जिसमें 50-50 स्टूडेंट्स को या 70 स्टूडेंट्स को डिवाइड करके अलग अलग टाइमिंग्स बनाई गई कि एक हफ्ते ये ग्रुप जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक ये ग्रुप जाएगा और उसके नेक्स्ट वीक दूसरा ग्रुप जाएगा। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब पहला ग्रुप अप नॉर्थ जाने के लिए तैयार होता है। कराची के एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ता है जिसमें स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है। वो लैंड करता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से सफर शुरू होता है अप नॉर्थ का। मंजिल है घोड़ा गली। सफर तय करते करते शाम के वक्त स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ पहुंचते हैं घोड़ा गली और वहां पे एक होटल में कयाम किया जाता है। इंतजामात पूरे होते हैं। 2-2 स्टूडेंट्स को एक एक रूम दिया जाता है रहने के लिए। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। कभी अगर आप घोड़ा गली या डोंगा गली इन जगहों पे गए हों तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पे रात बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है समझें सारी एक्टिविटीज खत्म, बस बातें ही कर सकते हैं एक दूसरे से, और वो भी कब तक। तो यही उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ। बातें करते करते कब रात हुई कब नींद आई किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन टीचर्स ने एक ऐलान जरूर कर दिया था कि आप जितने बजे भी सोएं, सुबह 6 बजे सबने उठ जाना है। रात हो गई, सब सो गए। सूरज की पहली किरण निकलती है और सारे स्टूडेंट्स तैयार होके नीचे हॉल में जमा हो जाते हैं जहां पे सारे टीचर्स भी मौजूद हैं। अब वहां से डिसाइड किया गया कि स्टूडेंट्स को हाइकिंग की तरफ लेके जाया जाए। करीबी एक पहाड़ के चट्टान पे एक पार्क बनाया गया है जो कि बहुत हसीन है। मेरा कुछ साल पहले जाना हुआ, मैंने देखा, और वो आई थिंक अयूबिया तक जाता है पार्क। खैर, वहीं पे एक छोटी सी ट्रेल थी जहां पे हाइकिंग का भी इंतजाम था। 3-3 वैन्स करके 10-10 स्टूडेंट्स एक वैन में बैठे जिसमें एक टीचर भी मौजूद था। अब एक ग्रुप पहले तैयार हुआ 10 स्टूडेंट्स का, वो वैन में बैठा अपने टीचर के साथ और वो निकल गए। फिर दूसरी वैन में 10 स्टूडेंट्स बैठे, एक टीचर बैठा और वो निकल गए। लास्ट बस बची जिसमें बाकी स्टूडेंट्स और उनके उस्ताद ने सफर करना था। स्टूडेंट्स ने लाइन बनाई, उस होटल से बाहर निकले और आगे जाते जाते अपने टीचर को फॉलो करते करते बस तक पहुंच गए। टीचर ने काउंटिंग करना शुरू की। जब होटल से बाहर निकल रहे थे उस वक्त 10 स्टूडेंट्स थे।
और जब गाड़ी तक पहुंचे तो एक स्टूडेंट मिसिंग था। टीचर को बड़ी हैरत हुई। उनको लगा शायद हो सकता है वापस कोई चीज भूल गया हो, अपने कमरे में गया हो सामान लेने के लिए। तो 5 मिनट इंतजार किया, फिर 10 मिनट इंतजार किया, फिर जब कोई ना आया तो होटल की तरफ गए। होटल में जाके रूम्स चेक किए, कोई नहीं मिला। वहां के वेटर से पता किया, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई बच्चा नजर नहीं आया। बड़ी हैरत हुई। अब जब एक स्कूल स्टूडेंट्स को शहर से बाहर लेके जाता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में लेके जाता है। ये बात उस ग्रुप के अलावा बाकी जो तमाम ग्रुप्स थे उनमें भी फैल गई। वहां के स्टूडेंट्स भी और वहां के टीचर्स भी वो गाड़ियां लौट के वापस आ गईं कि एक बच्चा मिसिंग है और वो गया तो किधर। अभी ये बात सब ढूंढ ही रहे थे, बात कर ही रहे थे कि एक टीचर ने ये डिसाइड किया कि चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं और वहां के लोकल्स भी मौजूद हैं तो उन्होंने सोचा कि करीबी इलाके में जाके तलाश किया जाए। अब अगर आप घोड़ा गली गए हैं तो बहुत दूर दूर घर बने हुए हैं। एक छोटी सी रोड है जिसमें 4-5 होटल्स बने हुए हैं। दैट्स इट। जिस टीचर की जिम्मेदारी थी उन बच्चों को उस गाड़ी तक बिठाने की, उस टीचर ने एक वहीं के लोकल की जीप पकड़ी और उसमें वो उन्हीं रोडों पे उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। बाकी स्टूडेंट्स जो करीबी जंगल था उधर ढूंढने लगे कि ये समझ के कि शायद वो मजाक कर रहा हो, छेड़ रहा हो। इस बात को 2-3 घंटे गुजर चुके थे। परेशानी बढ़ती चली जा रही थी और बच्चे के मिलने के नामो निशान नहीं मिल रहे थे। खैर ये टीचर उन्हीं रोड्स पे नीचे उतर के जो गांव थे, घर बने हुए थे, वहां पे जाके लोगों से पूछपाछ की कि भाई ऐसा कोई बच्चा नजर आया इत्तेफाक से या कुछ, या उसने ये भी अंदाजा सोचना शुरू कर दिया कि हो सकता है खाई से गिर गया हो, पहाड़ी इलाका है, कुछ स्लिप हो गया हो, कुछ हो गया। या तभी ये मैं सारा अंदाजा लगा ही रहा था कि मुझे अपने होटल से थोड़े फासले पे एक अजीब और गरीब सा मकान नजर आया। कहता मुझे तजस्सुस हुआ कि शायद हो सकता है बच्चा इधर चला गया हो। गाड़ी रोक के बीच जंगल में से वॉक करते करते वो टीचर उस मकान की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं उसको बच्चों के खेलने की आवाज आती है। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि बच्चा यहीं मौजूद है और हो सकता है कि यहीं के लोकल्स के साथ खेलने कूदने में मसरूफ हो गया और भूल गया और फलाना XYZ। उस घर के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो बच्चों की आवाज क्लियर आ रही है उसको, खेलने की, हंसने की, जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। रंग उसका उस वक्त उड़ा जब उसने उस जगह को गौर से देखा। ना तो कोई इंसान ना तो कोई बच्चा वहां मौजूद था, लेकिन वो आवाजें क्लियर अभी भी आ रही थी। बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसको लगा कि शायद बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, जंगल है, छुप रहे हैं, लेकिन नहीं। अब आवाजें और करीब से आने लगी, इतने करीब से कहते हैं कि 4-5 फीट की दूरी पे ही ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा।
अभी ये मसला चल ही रहा था कि अचानक से खामोशी हो जाती है। वो परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चों की आवाजें आना शुरू होती हैं, लेकिन इस दफा पीछे से। पलट के देखता है तो फिर कोई बच्चा नहीं होता। फिर अब वो जंगल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करते हैं। सो लगता है कि शायद बच्चे जो हैं, मकामी बच्चे, उसको मजाक कर रहे हैं, उसके साथ उसको डरा रहे हैं। गुस्से में वो आगे बढ़ता है तो फिर वो आवाज आना शुरू होती है, लेकिन इस दफा बच्चों के खेलने की आवाज नहीं। कहते हैं कि ऐसी आवाज जिसका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, लेकिन वो आवाज सुन के मेरे जिस्म की, मेरे रूह कांप उठी थी। कहते मैं दोबारा से उसी स्पीड से अपनी गाड़ी में जाके बैठा और वापस होटल चला गया। होटल पहुंचते ही उसकी नजर पड़ी उस बच्चे पे जो गुम हो गया था। वो एक अपने टीचर के साथ खड़ा हुआ था और काफी परेशान सा नजर आता। ये टीचर उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम खैर गए कहां थे और फलाना, और तुमने ये परेशानी और वो। उस बच्चे को वहां के जो जितने भी और टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे सब अंदर ले जाते हैं। वो काफी खौफजदा, खौफ उसके चेहरे पे था। लेकिन जो इस टीचर के साथ अभी हुआ है, ये इसको बात खाई जाती है। शाम हो जाती है, तकरीबन रात का समय हो जाता है। उसी होटल के चौकीदार और सारे स्टूडेंट्स और सब बाहर बैठे हुए बॉन्ड फायर करके अपनी पार्टी कर रहे होते हैं। तो ये टीचर वहां के मैनेजर से पूछता है कि ये पीछे जो घर है, ये इसका क्या माजरा है। कहते क्या मतलब सर? कहते दोपहर के टाइम पे जब मैं उधर बच्चे को ढूंढने गया तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो वो मैनेजर परेशान हो गया। वो कहता है सर आप पहले शख्स नहीं है जिसको ऐसा लगा है। कहते क्या मतलब? कहते सर आज से 10 साल पहले मैं इस जगह पे काम किया करता था। ये एक पुराने आर्मी के अफसर हैं, उनका रेस्ट हाउस है, फार्म हाउस टाइप की जगह है, काफी सालों से बंद पड़ी हुई है। पहले मुझे उन्होंने हायर किया था यहाँ की चौकीदारी के लिए। तो मेरा काम यह था कि इस घर की मेंटेनेंस करता था। गर्मियों में कभी कभी वो अफसर आ जाए करते थे अपनी फैमिली के साथ, 1 हफ्ते रुक के वापस चले जाते थे। काफी सालों से अब वो भी नहीं आते और ये बहुत सालों से मकान ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। तो कहते जब मैं पहली दफा इस घर में एंटर हुआ तो बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ था, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, हरियाली है। तो मुझे इसकी देखभाल के लिए रखा गया। मेरा रोज का रूटीन ये था कि सफाई करता था, पानी का इंतजाम चेक करता था, चीजें ऑन ऑफ करता था ताकि खराब ना हो। अगर बर्फ पड़ जाती थी तो उसकी सफाई करता था, अगर बारिश हो जाती थी तो उसकी सफाई करता था। थोड़े बहुत फल और सब्जियां उगाई हुई थी, उनका ख्याल रखना होता था और बस कुछ नहीं। कहते अभी मुझे 1 हफ्ता ही हुआ था इस फार्म हाउस में रहते हुए कि एक दिन मैं अपनी रूटीन के हिसाब से सारा घर लॉक वगैरह सब चेक करके, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर का घर था तो उन्होंने सिक्योरिटी बड़ी टाइट की हुई थी, अलार्म्स लगाए हुए थे, क्योंकि उस इलाके में चोरी चकारी इस तरह की बहुत होती है कि कोई भी घर में घुस के रहने शुरू कर दिया। बहुत सारे घर खाली पड़े होते थे पहले। तो कहते हैं कि मैंने सारे दरवाजे वगैरह लॉक किए और मैं जाके अपने कमरे में सो गया। कहते हैं रात के 2 या 3 बजे का वक्त होगा।
मेरी आंख एक अजीब और गरीब आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई मौजूद है। अब चूंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, गांव देहात इलाका है, तो वहां पे जंगली जानवर बहुत होते हैं। बंदर अक्सर आ जाते हैं। किसी जमाने में शेर आ जाया करते थे, चीते अभी भी आ जाते हैं, या लोमड़ी वगैरह। तो कहता है मैं आधी नींद में था तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई जानवर आ गया। तो मैंने ये सोचा कि अगर अंदर आ गया है तो बाहर भी चला जाएगा। कहता मैं सो गया। कहता अभी सोए हुए मुझे 5-6 मिनट नहीं हुए थे कि मुझे लगना शुरू हुआ कि जो भी वो मखलूक है वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही है और इस तरह की आवाज आ रही है। कहता मुझे हैरत हुई। मैं बिस्तर पे लेटा रहा, मुझे डर लगना शुरू हो गया। अब ये आवाज उस कमरे के दरवाजे तक आना शुरू हो गई। ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे दरवाजे के उस पार कोई मौजूद है। फॉर्चुनेटली जिस कमरे में ये मैनेजर सो रहा था वो लॉक था। अब कहते हैं कि मेरा पसीने छूटना शुरू हुए जब किसी ने वो लॉक घुमाना शुरू किया, ऐसे जैसे कोई दरवाजा खोल रहा है। दरवाजे के और जमीन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। आप अपने घरों में भी देखिए, जहां से अक्सर लाइट आती है। कहते मैं वहां से देख रहा हूं कि मुझे किसी के चलने फिरने का शैडो नजर आ रहा है और इस बात का यकीन हो चुका था कि अब कोई जानवर नहीं है, लेकिन वो कोई इंसान भी नहीं है। कहते पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। मैं एक मोमबत्ती जलाए हुए बैठा हुआ था, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, लाइट की जरूरत नहीं थी। बाहर अलबत्ता रूम के बाहर एक बल्ब जल रहा था, जिससे रोशनी थोड़ी बहुत थी। कहते अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि ये मेरे घर के अंदर कौन है, कोई चोर तो नहीं घुसा है, कि अब ऐसा महसूस होने लगा कि कमरे के अंदर ही कोई मौजूद है। थोड़ी देर के बाद कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होना शुरू हो गई, ऐसा जैसे कि कोई शख्स मौजूद है। अंधेरे में उसका सिलवट नजर आ रहा है। खौफ उस वक्त आया इस मैनेजर को जब इसके पैरों पे किसी ने नोचने की कोशिश की। चीखते चिल्लाते उसने कमरे की लाइट ऑन की और अपने आप को जब कमरे में अकेला पाया तो खौफ मल्टीप्लाई हो गया। कहता है वो दिन है और आज का दिन है, जो भी इस फार्म हाउस पे इसकी रखवाली के लिए आता है 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। इसीलिए अब ये काफी अरसे से फार्म हाउस बंद है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to
द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो हम जल्दी से शामिल बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले वो तमाम लोग जो अपने अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 6278 पे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी लोग जो हैं हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071, मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका है हमें सुनने का, वो है YouTube, www.youtube.com/minhajaliaskari। ये हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। यहाँ पे हमारी सारी एपिसोड्स मौजूद हैं। आप पुरानी एपिसोड भी सुन सकते हैं। YouTube एक्सक्लूसिव मटेरियल जो है टेप्स के नाम से वो भी मौजूद है, हॉरर स्टोरीज का। अगर आप वो सुनना चाहते हैं वो भी सुन सकते हैं। और आज का शो कल 12 बजे सैटरडे को अपलोड हो जाएगा, तो वहां पे भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर। इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है जहां पे हम थोड़ी देर में शिफ्ट होंगे अपने फेसबुक लाइव से, यानी कि फेसबुक लाइव से शिफ्ट होके इंस्टाग्राम लाइव पे जाएंगे। तो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.instagram.com/minhajaliaskari, वहां पे हमें आप सर्च कीजिए, you'll find my page, you'll find me there। वहां जरूर हमें फॉलो कीजिए। सबसे बेस्ट है ट्विटर। अगर आप लोग हमें मैसेज करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमें ट्विटर के जरिए कर सकते हैं। इट्स इजी, इट्स वेरी इजी, प्लस इट्स फ्री। तो आप twitter.com/minhajaliaskari लिखिए, you'll find me there। वहां पे हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, हैशटैग LNHS विद मिनहाज लिखेंगे तो आपका मैसेज हम तक आराम से पहुंच जाएगा। चलो जनाब, फर्स्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें भेजी अलीशा अकरम ने। कहते हैं, सलाम मिनहाज, ये वाकया हमारे पुराने घर में हुआ था। मैं और मेरा भाई समर वेकेशंस में बाहर लिविंग रूम में कंप्यूटर पर गेम्स खेला करते थे रात के वक्त। हमारे घर की पिछली साइड से खुला था, मीन्स के वहां जाने लगी थी और हम पिछली गली देख सकते थे। तो हम रोज रात में गेम्स खेलते थे। एक दफा जब हम गेम्स खेल रहे थे रात में तो मेरी नजर पीछे गली में बिल्कुल सामने वाले घर पर पड़ी, जहां की बैल्कनी में मैंने किसी को वॉक करते देखा। भाई को दिखाया, हमने गौर किया तो देखा वो एक लड़की थी, क्योंकि हमें उसके लंबे खुले बाल दिख रहे थे। रात के तकरीबन 3-4 बज रहे थे। बात अजीब थी, मगर हमने सोचा शायद कोई जागा वो, हम भी तो जाग रहे थे। हमारी क्योंकि समर वेकेशंस थी तो हमारा रोजाना का मामूल हो गया था और उसके साथ हमें वो लड़की रोज दिखती थी, वैसे ही खुले बाल, और हाँ ये कि हल्की लाइट में उसकी वाइट ड्रेस नजर आती थी। वेकेशंस खत्म हुए तो हमने जागना बंद कर दिया। हम भूल गए। लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मेरे भाई का दोस्त उस स्ट्रीट में रहता था। उसे जब भाई की बात हुई तो भाई ने उससे पूछा कि उस घर में कौन रहता है। तो उसके दोस्त ने बड़ी अजीब बात की कि वो घर तो 4 महीने से खाली है। इट वॉज द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग दैट एवर हैपेंड टू अस। अलीशा, आपने अपना ईमेल तो हमें भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर बताइए कि कौन से इलाके से आपने भेजी और ये कहाँ है, घर किधर है। खैर जनाब, अगर आप लोग हमें अपनी वाकयात ईमेल करना चाहते हैं तो
बहुत आसान तरीका है, official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा एक जरूरी अनाउंसमेंट है, वो मैं कर दूं कि हमने YouTube के लिए एक स्पेशल मटेरियल कंटेंट शुरू किया है, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज के नाम से। यानी कि जिस तरीके से लोग हमें कॉल करके अपने वाकयात बताते हैं, तो आप लोग भी अगर उस टेप का, उस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत आसान है। मोबाइल हर किसी के पास है, उस मोबाइल के अंदर वॉइस रिकॉर्डर होता है। बस आप अपनी वाकयात, अपनी कहानियां, अपने किस्से जो भी हैं वो हमें डिटेल, जितनी डिटेल देंगे उतना हमें मजा आएगा, सुनने में भी अच्छा भी लगेगा। बस उसको आप रिकॉर्ड कीजिए और मुझे official.minhajaliaskari पे भेज सकते हैं। और अगर वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई तो हम जरूर उसको अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे और अपने शो में भी शामिल करेंगे। जैसे कि आज हम अपने शो में बहुत सारे इस तरह की वॉइस नोट्स हैं शामिल करेंगे जो लोगों ने हमें भेजे हैं। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैं एक और नजर पड़ी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो कि काफी सालों से बन रहा था और लास्ट ईयर वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया, आई बिलीव मई में। कहा जाता है कि जिस जगह पे वो बना है वो एक बहुत वीरान जगह है। अभी तक इत्तेफाक है कि मेरा इस्लामाबाद जाना नहीं हुआ, तो मुझे नहीं पता कि उस एयरपोर्ट के क्या हालात हैं, लेकिन जितने भी लोग गए सब कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट वो एयरपोर्ट है, खूबसूरत है, हसीन है। ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि इस्लामाबाद जितना तो एयरपोर्ट है। लेकिन आज हम बात एयरपोर्ट की नहीं कर रहे, हम उसके अंदर होने वाले वाकयात की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनको एक अजीब प्रेजेंस फील हुई है, एक ऐसी एंटिटी की, एक ऐसी एनर्जी की जिसको हमारी जबान में जिन्नात कहते हैं और किसी की जबान में गोश्त कहते हैं, कहीं डेविल, कहीं ईविल, कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पायलट से लेके वहां पे पैसेंजर्स सभी ने वो शिकायत की है। पायलट्स कहते हैं कि जब हम अपना जहाज उतार रहे होते हैं तो हमें बीच रनवे पे एक औरत नजर आती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है। इसी तरीके से पैसेंजर्स कहते हैं कि जिस लाउंज में हम बैठे होते हैं और अगर रात का टाइम है तो बहुत सारे पैसेंजर्स की शिकायत है कि उनको एक वहां पे बच्चों की आवाजें आती हैं, किसी औरत का दिखना, किसी बूढ़े शख्स का दिखना। कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनके साथ इस तरह के वाकयात हुए कि उनको थप्पड़ लग गए, मार पड़ गई, चलते चलते गिर गए, चोटें लग गई। कुछ पैसेंजर्स हैं जिनके लगेज उनकी आंखों के सामने से गायब हो गए। अब ये बात गवर्नमेंट छुपाती है या इसको दो तरीके होते हैं हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन, सोसाइटी में इंफॉर्मेशन पेनिट्रेट करने के। जब एक वाकया सामने आता है तो उसको सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है, या तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जगह जो है हॉन्टेड है, या फिर इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं कि असल जो इन्फॉर्मेशन थी वो गायब हो जाती है। ऐसे ही इस तरफ भी हुआ है। बजाय इसके कि इसको क्लियर किया जाए, बताया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, फलाना है, हमने मौलवी साहब को दिखाया है, हमने ये किया है, हमने वो किया, इस बारे में कोई बात नहीं करता, खामोशी रहती है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब कोई खामोश हो जाए उसका मतलब होता है कि या तो झूठ नहीं बोला जा रहा या फिर सच बताया नहीं जा रहा। दोनों केसेस में कुछ तो है जिस पे पर्दादारी हो रही है, क्योंकि ये एक या दो या तीन पैसेंजर्स की बात नहीं है, ये विद टाइम बहुत सारी शिकायतें आई हैं। खैर, अगर आप लोग हमें हमारे शो में कॉल करना चाहते हैं तो 021345207991 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिराज भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं साथ बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा इंट्रो दे दूं जी जी, मुझे लोग ऑर्थोडॉक्स ना समझे। अच्छा, कि आई एम ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम एनआईडी, सही, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, और मैं अच्छी रेप्यूटेड फर्म में काम कर रहा हूँ। तो खैर मेरा वाकया कुछ ये है कि उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलिए। ये कुछ सालों पहले, आई थिंक आपका सीजन 2 चल रहा था 2017 का, तो उसमें एक कॉलर आए थे आपकी उसमें, और उन्होंने एक कुरान की आयत का, आई थिंक सूरत मायदा का कोई रेफरेंस वगैरह दिया था कि उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आप जिन्नात को देख नहीं सकते, और मतलब आपको अलाउ नहीं अल्लाह की तरफ से कि आप देख सकें। तो उस पर आपकी बड़ी बहस हुई थी, शायद आपको याद आ रहा हो। मेरी तो वैसे बहुत सारे लोगों से बहस होती है, मुझे याद भी नहीं रहती। बड़ी बढ़ गई थी बहस, तो फिर वो इन एंड कॉल कट गई थी, आप बड़ा गुस्सा आ गए थे। अच्छा, तो खैर मैं उस पर क्लियर कर दूं कि मैंने उस आयत को खुद भी पढ़ा और उसका तर्जुमा तफसीरी भी देखी, तो वहाँ ये नहीं है कि आप जिन्नात को नहीं देख सकते, वहाँ क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप इब्लीस को नहीं देख सकते। मतलब इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है कि जो इब्लीस शैतान है, वहाँ क्लियरली शैतान का लफ्ज लिखा है, वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है जिन्नात को आप देख सकते हैं। सही है, तो एक बात ये क्लियर कर दूं कि वो कुरान के एक रेफरेंस दे दिया था, तो वो मैं जिम्मेदारी समझ रहा था कि बीइंग अ मुस्लिम के मैं उसको क्लियर कर दूं। सही है, सही। चलें अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने वाकये की तरफ। बताइए। वाकया ये है कि ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था, और जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो मैं भी उसके साथ ही था। हम लोग 2011 में गए थे पाकिस्तान टूर पे स्कूल की तरफ से, उस्मान पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो वहाँ पे एक्चुअली हुआ ये था कि हम हमारे मतलब जो मेरे दोस्त थे उनके रिश्तेदार थे, उनके गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो उस वक्त स्मोकिंग नहीं करता था, ना मैं अब करता हूँ, मेरा दोस्त स्मोकिंग करता था उस टाइम पे। और वो होता है ना, मतलब 9 मैट्रिक की उम्र होती है तो छुप छुपा के आप स्मोकिंग करते हैं। तो क्लियरली हमने उनसे कहा कि भाई हमें बारबेक्यू करना है, तो हमें ऊपर की ना छत खोल दी जाए। तो उन्होंने क्लियरली ये बोला कि बेटा ऊपर ना आप लोग आग का काम नहीं करना, बाकी आपको मस्ती करनी है, गाने सुनने हैं, कुछ भी करना है, शोर शराबा करना है, वो आप कर लेना। लेकिन जो हमारा रूफ वाला एरिया है ना, वहाँ पे आप कोई आग जैसे होता है ना, जैसे बारबेक्यू करने के लिए आप कोयले जलाते हैं या इस टाइप की कोई चीज करते हैं, तो आप नहीं करना। उन्होंने क्लियरली हमें वार्न कर दिया। तो हमने वजह पूछी तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस आप समझ जाए मैं किस तरह आपको डायरेक्ट करके लेके जा रहा हूँ। खैर हम लोगों ने बोला कि 2-3 जो लड़के थे, वो एक उनमें से हाफिज कुरान भी था, तो उसने भी कहा कि चलो बोलने तो नहीं करते, हम बाहर जाके खा लेंगे बारबेक्यू। तो खैर अब उसको स्मोकिंग करनी थी, वो स्मोक करने जैसे ऊपर गया है मिनाज भाई, अब लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये उसके अपने अल्फाज है, और मैं भी उस वक्त था लेकिन मैं नीचे था। उसने सिगरेट जलाई है और उसके मुंह पे जो कहते हैं ना जन्नाटेदार चमाट पड़ना, वो पड़ा है, और वो नंगे पैर भागता हुआ नीचे आया। खैर वो आया तो वो बिल्कुल हक्का बक्का था, हमें लगा कि यार ये फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है ऐसी। तो लिटरली वो शिवर कर रहा था, उसके पूरे हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे फालिज के मरीज के कांपते या इस टाइप के। सही। तो हमने बोला क्या हो गया भाई, लाइट वाइट जलाई, मूवी देख रहे थे नीचे। तो बोलने लगा कि भाई कि मेरे साथ यही हुआ है। हमने बोला यार जल्द जल्द झूठ बोल रहा है, पागल बना रहा है। तो बोलने लगा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तो लिटरली हमने जब लाइट जलाई है ना, तो उसके उल्टे गाल पे निशान था और 3 उंगलियों के निशान थे। मतलब अगर आप कोई चमाट मारे आपको तो मिनिमम 4 उंगलियां तो छपती हैं, अंगूठे का निशान ना भी है। और वो जो 3 उंगलियां थी ना, तो आप उसका अंदाजा लगाएं कि ये जो आपका कान की तरफ से होता है, कान की तरफ से लेके और आधी चिन भी क्रॉस कर गई थी, और इतनी बड़ी उंगलियां, मतलब लिटरली मैंने किसी इंसान की इतनी बड़ी उंगलियां नहीं देखी। उसको लिटरली चमाट पड़ा है। सही है, उसके बाद वो नीचे आया है और वो उसकी बॉडी शिवर करने लगी, हमें समझ में नहीं आया। तो वो जो साहब थे उनको बुलाया जिनका वो गेस्ट हाउस था, तो उन्होंने आके, मैं पहले वार्न कर दिया, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो तुम लोगों को पहले वार्न किया था, तुम लोगों ने काम क्यों किया ये वो। खैर फिर उसको रात भर उसको बुखार रहा, उसको लेके गए मस्जिद वगैरह, उसको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि जहाँ उनको पूरा वाकया बताया, तो उन्होंने बोला कि वो जो भी जगह है वो वहाँ पे आपको जब बोल दिया गया था कि आग का काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी मखलूकात हैं, जिन्नात कह लें या कुछ भी कह लें, तो उसको मतलब आपको वो काम नहीं करना चाहिए था। तो उसने वो काम किया। मतलब आप किसी के एरिया में जाके अगर आप उसकी क्या कहते हैं मर्जी के बगैर कोई काम करोगे, हमारे घर में भी आके करेगा तो जाहिर बात है हमें भी गुस्सा आएगा। तो हमने उसकी जगह जाके वो गलत काम किया, जो आग जलाई, जो ममनू था वहाँ पे, तो उसका रिजल्ट उसको वो मिला। और वो दिन आज का दिन है कि मतलब उसने मतलब सच्ची बात होता तो उसने सिगरेट पीना ही छोड़ दी, बोला भाई मुझे हाथ ही नहीं लगाना। तो ये मेरा वाकया था। इसके अलावा वाकया बहुत और भी है, अगर आप बोलें तो सुना दूं। ये और कहाँ हुआ था ये वाकया? ये इस्लामाबाद में हुआ था। इस्लामाबाद में हुआ था? कोई कराची में हुआ ऐसा वाकया आज तक?
ये वाला ऐसा वाकया? ऐसे नहीं, मतलब कोई और वाकया? कराची में भी बहुत हुए। मेरी आप कह लें तो मेरी कजन के साथ ही हुआ है, मेरी खालाजाद बहन के साथ हुआ था। वो बोले तो बता दूं, थोड़ा सा लंबा वाकया है लेकिन अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है। बताइए। वो हुआ कुछ ये था, क्या कहते हैं, मेरी कजन की शादी हुई थी 98 में। मैं उस वक्त 3 साल का था आई थी। ये मेरी अम्मी वगैरह ने देखा, ये झूठ नहीं बोला, मैंने नहीं देखा, मैं तो काफी छोटा था उस टाइम पे। तो अब जब उनकी शादी हुई तो वो रुखसत होके गई थी। ये आपका गुलबर्ग का एरिया आपने शायद देखा हो, गुलबर्ग। बिल्कुल वाटर पंप से पहले यहाँ होके गई थी। तो वो उस जमाने में ये था कि उनके घर के आगे बरगद का या नीम का पेड़ था, जो कि नीचे से मतलब पूरा उसका तनावर दरख्त था वो, और ऊपर उसके लीव्स वगैरह जो है ना मतलब छत पे आते थे। तो जब उनकी शादी हुई तो वो पहले तो 1 महीना 2 महीना वो नीचे है, लेकिन नीचे वाला जो घर था वो कम पड़ा था। तो उनके हस्बैंड ने सोचा कि मैं ऊपर अपना एक क्योंकि छत उनकी थी, कि मैं घर बनवा लेता हूँ वहां पे। तो उन्होंने ये किया कि भाई, लेकिन अब जो दरख्त आ रहा था वो नीम का, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा था। सही। तो उन्होंने खैर वो मजदूर वगैरह बुलाए और वो कटवा दिया वो दरख्त। तो लेकिन उनकी वालिदा ने बोला था, यानी कि मेरी कजन की सास ने, कि ये तुम जाके किसी आलिम वगैरह से पूछ लो, कोई आके वो इजाजत वगैरह ले ले, क्योंकि मैंने सुना है कि आपको इजाजत लेनी पड़ती है इतना पुराना अगर आप दरख्त काट रहे हैं, कहते हैं। खैर उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं मानता इन चीजों को, ये सब ढोंग है, ये जाली आमिलों ने अपना वो कहते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए ये बनाया हुआ है जिन बूथ, ये वो, मैं नहीं मानता। अच्छा। खैर उन्होंने वो कटवा दिया, कटवा के उन्होंने ऊपर अपना वही कमरे वगैरह बनवाए और वो अपनी वाइफ के साथ ऊपर शिफ्ट हो गए। अब उनके साथ होता ये था कि मेरे जिन्होंने कटवाया था, यानी मेरे रिश्ते के बहनों ही लगते हैं, वो उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ ब्रदर इन लॉ के साथ, लेकिन जो मेरी सिस्टर लगती है, खालाजाद बहन जो है मेरी, सारे जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जो रिवेंज है, वो जो भी चीज थी उस पर वो उन्होंने उनके साथ लिया। और वो इस तरह लिया कि लिटरली आप यकीन करें, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरी अम्मी ने जब मुझे बताया था मैं भी शिवर करने लग गया था। उस वक्त काफी छोटा था, लेकिन अभी भी मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं जब भी, कि वो लाइट बंद करके सो नहीं सकती थी। अच्छा, ये इसकी गवाही इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरी अम्मी ने खुद लिटरली मतलब देखा है कि वो एक दफा मेरी खाला के घर रहने आई भी नहीं। तो अच्छा, हमने सुना था कि वो लाइट बंद करती थी तो उनको चीखे मार के वो उड़ जाती थी और वो सो नहीं पाती थी। मेरी अम्मी को पता नहीं था ये। तो हम लोग खाला के घर रुकने गए भी थे तो वो भी आई हुई थी। तो वो अम्मी ने देखा, अम्मी वॉशरूम के लिए उठी रात में 3 बजे, तो वो ड्राइंग रूम में ना लाइट जला के सो रही। अम्मी को वो लगा कि शायद ये जागते जागते सो गई होगी, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। उन्होंने लाइट बंद की है और वो वॉशरूम गई है और वो बाहर से चीखों की आवाज आ रही। वो भाई वो एकदम से बाहर आई, लाइट वाइट जलाई, सब उठ गए कि भाई क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि लाइट किसने बंद की थी। मैंने बोला मैंने बंद की थी, क्योंकि तुम सो गई थी, मुझे लगा तुम शायद जागते जागते सो गई इसलिए लाइट बंद नहीं की। बोलिए तो खाला आपको नहीं पता मेरे कंडीशन का? बोले नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई मुझे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं लाइट बंद करके सो जाऊं ना तो मेरे ऊपर कोई एक ऐसी भारी सी वजन आ जाता है, मुझे नजर नहीं आता क्योंकि अंधेरा होता है, सही है, लेकिन अगर मैं उसको जैसे आपके ऊपर कोई वजन आ जाए तो आप लिटरली हाथ वाथ लगाओगे उसको तो ऐसा लगता है कि जिसके क्या कहते हैं आधे फीट लंबे उसके बाल है, लिटरली रीच टाइप कह लें आप उसको, कोआला कह लें, रीच कह लें, रीच टाइप उसके बाल है और बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका वजन होता है मेरे सीने पे। मैं उसको जब हाथ लगाती हूँ ना तो लिटरली मुझे फील होते हैं वो लंबे लंबे बाल, सही है, और मैं चीख के उड़ जाती हूँ। और ये मेरी अम्मी ने मतलब उस रीच वगैरह को तो नहीं देखा था, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही थी उस टाइम पे। ये उनके साथ होने लग गया। खैर उनको बहुत आमिलों को दिखाया, मतलब मुफ्तियों को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर इन द एंड मैं ये जगह का नाम नहीं ले रहा क्योंकि भाई वो आप भी मना करते हैं कि ऐसे किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहिए कि कोई पहुंच जाए हमारी वजह से उसको। खैर वो वहां गए, वहां पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको बताया कि भाई क्या ऐसा हुआ था कि जब तुमने पेड़ काटा था ना तो उस टाइम पे एक पूरी जिनकी फैमिली रहती थी वहां पे, सही, और तुमने बगैर इजाजत लिए काटा था। तो वो बकौल उनके कि उनके 2 बच्चे जो थे वो मर गए थे, सही है, और उनकी बीवी जो है उनसे जुदा हो गई थी, इस टाइप का कुछ बताया। तो वो बदला तुमसे नहीं लेगा, तुमने उसके बीवी बच्चे तबाह किए तो वो भी तुम्हारे बीवी बच्चों को ही तबाह करेगा, वो तुम्हारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका एक और एंड ऐसा भी था कि मतलब ये था कि वो दूसरों की शक्ल में भी दिखाई देता था। मेरे जो बहनोई थे वो अलादीन में काम करते थे उस टाइम पे, सही है, मेरे ख्याल में मैनेजर टाइप थे वहां पे कुछ। तो वो बकौल मेरे कजन के कि वो रात में, और नाइट ड्यूटी थी उनकी क्योंकि वो रात भर कुछ करना होता है वहां पे हिसाब किताब। रात में वो 12 बजे गए हैं वो और 10-15 मिनट बाद ना वापस आ गए। तो मेरी कजन ने पूछा कि क्या हुआ जाकिर, आप गए थे, आप वापसी क्यों आ गए? तो बोलने लगी कि नहीं वो मैं कुछ भूल गया था,
और ये वो तो आके थोड़ी देर बैठ गए, बातें करने लगे और क्या कहते हैं नॉर्मल, बिल्कुल मतलब कोई ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कोई दूसरा है, वो समझे उनके हस्बैंड है, वो बातें करने लगे। उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने वॉलेट वगैरह उठाया और चले गए। तो उन्होंने सुबह पूछा कि क्या कहते हैं आप वापसी को आए थे, आप वॉलेट तो मेरे सामने लेके गए थे। तो बोले मैं कब वापसी आया? तो बोले क्यों मजाक कर रहे हैं आप? बोले नहीं, मैं बोले आप वापसी आए, मैंने आपको देखा है बाकायदा, मेरे से आप 10-15 मिनट बैठे हैं, बातें की आपने, फिर आप गए। बोले भाई तुम्हारा रहम होगा। तो इस बात पे उन्होंने बोला कि नहीं फिर आप कुरान की कसम खाएं। तो लिटरली उन्होंने कुरान की कसम खा के बोला कि भाई मैं नहीं आया था वापस। तो फिर बाद में पता चला कि वो मतलब कहते हैं ना क्या कहते हैं शक्ल बदल के आना, शक्ल बदल के भी आने लग गया था वो। तो इन द एंड ये उनके साथ कोई 7-8 साल चला है और फिर उन्होंने वो घर चेंज किया है, वहां जाके माफिया मांगी है उनके शौहर ने, उनकी बीवी ने, सही है। और इसके अलावा उनका कोई रूहानी इलाज भी चल रहा था और मतलब मेडिकली भी उनका इलाज इसलिए चल रहा था क्योंकि वो अंदर से बहुत वीक हो गई थी। उसके बाद कोई 7-8 साल बाद जाके वो इस चीज ने उनका पीछा छोड़ा है। अब वो वहां पे दूसरी फैमिली रह रही है, लेकिन वो दूसरी फैमिली ने अच्छी बात ये की थी कि वो जब आई थी तो यहाँ पे उन्होंने कुरान की तिलावत वगैरह करवाई थी वहां पे। और खैर वो जो माफिया तलाफी हुई थी तो उस चक्कर में वो जो भी उसकी पावर थी जिनकी या जो भी था वो खत्म हो गई। अब वहां पे एक फैमिली रह रही है, मतलब सही है वो। लेकिन अब ये कि ये भी अलग हो गए। लेकिन इनके साथ एक और बकौल मेरी अम्मी के और मेरी कजन के, क्योंकि वो शरी पर्दा करती है तो मेरी खालाजाद बहन है तो मेरी उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। तो अम्मी ये बोलती हैं कि बकौल उसके कहते हैं ना इंसान के आगे अल्लाह ने एक पर्दा रखा है कि वो इन मखलूकात को नहीं देख सकता। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उनको ही नजर आती हैं चीजें, क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है अमल कि अल्लाह उनको दिखा देता है। सही। तो वो बकौल मेरी अम्मी के, और क्योंकि अम्मी ने उनसे बात वगैरह होती है कि उनके आगे से वो जो कहते हैं ना पर्दा जो होता है आंखों के आगे से वो हट चुका है, वो हट गया। और इसकी अम्मी बोल रही है क्योंकि जब हम लोग लेडीज वगैरह बैठी हुई थी तो एक दफा हम लोग बैठे हुए थे, रात का वक्त था, अम्मी गई थी खाला के रुकने के लिए, तो वो गेट की तरफ देख के अस्सलाम वालेकुम कर रही है। तो मेरी अम्मी ने बोला भाई किसको सलाम कर रही हो रात के 1 बजे, कौन आया? बोले नहीं आप खाला आप छोड़े, मैं बस वो आए थे उनको सलाम कर रही हूँ। तो मेरी अम्मी ने इग्नोर किया उस टाइम। लेकिन फिर बाद में जब वो बात खाला बख्शान ने बताई तो वो समझ में आया कि उनके आगे से एक जो कहते हैं ना एक पर्दा जो है, कर्टेन जो है वो हट चुका है, अब उनको दिख जाती है चीजें। तो ये मेरा वाकया था। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। That was an interesting caller. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल जरूर कीजिए। अभी हम आपको सुनाते हैं एक इंटरेस्टिंग वाक्य जो कि हमें भेजा था सुमैया ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये YouTube स्पेशल कंटेंट है तो हम इसलिए इसको YouTube अब अपने रेडियो शो पे भी चला रहे हैं। दुबई का एक वाक्य है जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप लोग अपने वाक्य हमें ईमेल करना चाहते हैं रिकॉर्ड करके तो इस तरीके से कीजिएगा। लिसन टू दिस वन। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम शुमाइला है और मैं आपके साथ एक अपना वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ। मैं दुबई में रहती हूँ और मेरी 2001 में शादी हुई थी और मैं अपनी शादी के फौरन बाद दुबई सेटल्ड हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने दुबई में ही एक फ्लैट लिया था जो कि करामा में था और उसका नाम 7000 बिल्डिंग था। और एक्चुअली उसकी हिस्ट्री ये है कि वो जो है गवर्नमेंट फ्लैट से और गवर्नमेंट ने वो 7000 दिरहम्स में मतलब शायद रेंट आउट किया था लोगों को वहां के, लेकिन वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने वो खरीद के और फिर ये कि खुद से रेंट पे देना शुरू किया था लोगों को। तो जो हमें जो जिस बंदे ने दिया था वो खुद बंगाली फैमिली से था। वो एक्चुअली फ्लैट जो थे वो 2 बेडरूम हॉल थे, लेकिन हमें एक रूम मिला था, 1 बेड हॉल मिला था। एक रूम में उसने अपना सामान बंद करके रखा था। मैं जो है एक ही रूम यूज करती थी। मेरा हॉल जो है वो खाली रहता था, उसमें सिर्फ एक कारपेट बिछा हुआ था और एक जो एक्स्ट्रा कारपेट जो बच गया था वो रोल होके पड़ा हुआ था। बाकी मैं एक वॉशरूम, एक किचन और एक मेरा रूम था। उस रूम में मेरा अपना सामान रहता था, फर्नीचर था और मैं सिर्फ वही रूम यूज करती थी। और उसके साथ एक बैल्कनी थी जो कि बाहर रोड पे खुलती थी। मैं 7th फ्लोर पे रहती थी
और आपको पता है कि शादी करके फौरन आई थी। वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा शोर शराबा हंगामा कराची में, और एकदम से जब मैं दुबई मूव हुई तो यहाँ का जो सुकून और यहाँ जो इतना साइलेंट टाइप का जो माहौल था वो मुझे यहाँ बहुत स्केरी लगता था और मैं सो नहीं पाती थी। तो शुरू में जब मैं आई थी तो कुछ करने को भी यहाँ नहीं होता था, तो मैं कोशिश करती थी कि अपने हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊं। और मैं यूजली क्या करती थी कि मैं टीवी पे कोई इस्लामी चैनल लगा लेती थी। उस वक्त चैनल्स भी इतने ज्यादा नहीं थे, कोई जो है सऊदी चैनल लगा के और उस पर मैं लगा के आहिस्ता आवाज में और मैं सो जाती थी। मुझे याद है अच्छी तरह से जो मैंने देखा मेरी शादी के तकरीबन समझ लें 18-19 दिन के बाद, मैं जब रह रही थी यहाँ पर, उसके बाद का वाकया है कि एक दिन मैं सुबह सो रही थी और आई थिंक 1 घंटा मुझे सोए हुए हो गया था। मेरे हस्बैंड 7:30 घर से निकल जाते हैं और मैं सो रही थी और मेरा जो रुख है, मैं करवट लेके सो रही थी और मेरा रुख जो है वो हॉल की तरफ था, यानी मुझे अपने रूम से, अपने रूम के दरवाजे से अपना हॉल नजर आता था। मैं ऐसे सो रही थी और मैंने जो देखा, और मेरा रूम में जो है वो टीवी भी ऑन था, मैंने देखा कि एक चीज, एक हेवला है, एक समझ लें एक चीज है ऊंची सी, जो कि जो है समझ लें फ्लोर से थोड़ा ऊंची हुई है और वो वहां से निकली है और वो शेडो टाइप का है, एक शेडो है और वो एक निकला है और वो हॉल से होकर और मेरे रूम में अंदर आया है। और वो पहले तो वो बहुत स्लो था और उसका चलते चलते जब वो मेरे रूम के दरवाजे तक आया, उसके बाद उसकी जो है ना रफ्तार में थोड़ी सी तेजी आई और वो एकदम से तेजी से होते होते जो है ना, और मैं देख रही हूँ कि वो होते होते चलते हुए समझ लें वो घूमते हुए मेरे बैक साइड पे आ गया, लाइक मेरे बैक पे आ गया। सामने से मैं देख रही हूँ और वो मेरे बैक पे आ गया और वो ऐसा था कि समझ लें कि कोई शेडो है जो बहुत ब्लैक टाइप का है, बट उसमें जो है कोई चीज जो है ना वो लाइटनिंग टाइप की हो रही है, लाइक उसमें कोई चीज जल रही है और बुझ रही है। बाकायदा ऐसा फील होता है जैसे उसमें कोई चीज जल रही है और बुझ रही है, और वो ऐसा हो रहा था। मतलब कंप्लीटली वो जो है एक ब्लैक टाइप का शेडो नहीं फील हो रहा था। वो जब वो मेरे बैक साइड पे आने की जब तक मेरे तक पहुंचे, वो बहुत ज्यादा उसकी रफ्तार तेज हो गई और मैंने उस वक्त देखा, उस वक्त जो मैंने हल्का सा नजर घुमा के देखा है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आज भी वो फीलिंग्स होती हैं कि मैं कांट एक्सप्लेन टू यू कि वो मैंने देखा। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने उसको बाकायदा उसका एक हेवले में से भी एक समझ ले एक शेप बनी थी उसकी, जैसे चेहरे की शेप होती है उस तरह का मैंने देखा कि वो चीज मेरे ऊपर झुकी हुई है और उसके हाथ हैं और वो मुझे मेरी बैक पर जो है वो स्क्रैचिंग टाइप का उसने मतलब लाइक मुझे करना शुरू किया दोनों हाथों से मेरी बैक को, और वो इतना ज्यादा झुका हुआ था कि मुझे फील हो रहा था कोई डार्क सी चीज मेरे ऊपर झुकी हुई है और उसने मेरे बैक को मेरे जो है इस तरह से जो है ना वो स्क्रैप टाइप करना शुरू किया है। और मैं कह रही हूँ कि मैं उठ रही हूँ, मैं बोलने की कोशिश करी हूँ और मैं उठने की कोशिश करी हूँ, बट मैं बिल्कुल हेल्पलेस हुई हूँ और मुझे बहुत टाइम लगा, जब मैं बहुत ताकत लगा के मैं घूमी हूँ तो वो चीज वो गायब हो चुकी थी। अब बहुत देर तक मैं उसी हालत में पड़ी रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैं बिल्कुल सुनी हुई थी और उस हालत में आप यकीन करें कि एसी चल रहा होता है यहाँ पर और मुझे पसीने आ रहे थे और मैं बिल्कुल शिवरिंग कर रही थी। उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा किसी ऐसी चीज के अंडर आ गई हूँ जो कि मैं बर्दाश्त से बाहर है। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था रूम में उस दिन और मैं बहुत ज्यादा स्केयर्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा स्केरी सा एक फील हो रहा था मुझे उस रूम में उस वक्त बैठ के। और मैंने फौरन फिर अपने हस्बैंड को फोन मिलाया और मैं उस वक्त बिल्कुल मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था, मैं इस कदर डरी हुई थी जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने उठ के फौरन अपने हस्बैंड को फोन किया और उनको बताया कि मैंने इसकी तरह फील किया। उन्होंने हंस के टाल दिया, उन्होंने कहा बस तुम ऐसी डर गई हो, तुमने दुआएं नहीं पड़ी होंगी। और मैं भी थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा हो सकता है कि मैं डर गई हूँ क्योंकि एक चीज होती है स्लीप पैरालाइज, हो सकता है मुझे वो चीज फील हुई। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी यही कहा कि मैं सब चीजें देख रही हूँ, मैं टाइम देख रही हूँ, 9:15 बज रहे हैं, मैं अपना रूम देख रही हूँ, हर चीज अपनी जगह पे। जब आप सो रहे होते हैं और आप स्लीप पैरालाइज होता है तो आप हर चीज अपनी जगह पे नहीं देखते हैं। मैंने वो सब चीजें अपनी जगह पे देखी हैं। मेरी बैल्कनी का दरवाजा खुला हुआ था, मैं बाकायदा देख रही हूँ, मैंने हॉल की तरफ मुंह किया हुआ है, मैं देख रही हूँ, हर चीज मुझे फील हो रही है, सब चीज अपनी जगह पे। तो मेरे हस्बैंड ने उस वक्त इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस वाकये के बाद मैंने फिर ये किया कि मैंने बहुत ज्यादा जो है वो वॉल्यूम जो है वो तेज करके मैं अपने एसी का टीवी का सोती थी
थी, ताकि मेरे कानों में वो जो है ना आदत हो गई थी मुझे कि वो मैं आयतें और वो रुकैया चला के और इस तरह से सोती थी और कुरानी आयतें सुनती थी। इस तरह से मुझे आदत पड़ गई थी इस तरह, और काफी साल तक मैं इसी तरह सोई हूँ और वो मुझे आदत हो गई थी, मैं उसी तरह सोती थी और मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी तेज आवाज है। उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद मेरे इन लॉज आए, मेरे सास ससुर आए और वो बहुत दीनदार जो है माशाल्लाह हैं, और उन्होंने वो बहुत ज्यादा तबलीगी भी हैं। वो उन्होंने जो है शायद ख्वाब में कुछ चीजें फील की। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे किसी चीज की, किसी आदमी की प्रेजेंस फील हुई है जो कि हिंदू है, और उन्हें बताया कि एक आदमी है जो कि तहबंद बांधा हुआ है और वो यहाँ पे जो है पंडित टाइप के जो होते हैं उस तरह का उन्होंने कुछ देखा इस तरह से। और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ देखा है और वो मुझे नमाज में तंग करता है। 1-2 मरतबा उन्होंने कहा कि उसने मुझे वजू बनाते हुए पुश भी किया बेसन पे, और वो नींद में भी वो डर जाते थे, या नींद में भी वो फील करते थे कि कोई चीज सामने है उनके रूम में भी, जब जो हमने उनको दूसरा रूम दे दिया था तो उसमें वो रहते थे। तो उन्होंने हमसे डिस्कस किया, तो फिर मैंने उनको बताया क्या आपने भी ऐसा फील किया? वो तो उन्होंने कहा कि आपने क्या फील किया बेटे, आपने क्या देखा? तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये चीज देखी है। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को जो है स्कूल किया कि आपने इस चीज को क्यों नहीं सीरियस लिया, जब वो बच्ची आपसे कह रही थी कि इस तरह से कंप्लेन की थी, आपको सोचना चाहिए था और देखना चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड ने उनको ये बात बताई कि जब उन्होंने जिस बंगाली से ये फ्लैट लिया था उसने ये बताया था कि ये इस घर में कुछ चीजों की प्रेजेंस फील होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इस बात को सीरियसली लिया और मेरे फिर ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर फौरन दूसरा घर देखा, और फिर उसके बाद हम समझ लें 15 दिन के अंदर हमने दूसरा घर लिया और हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए फौरन ही। लेकिन आप यकीन करो उसका मेरी जिंदगी पे असर ये हुआ कि उसके बाद मैं बहुत काफी बीमार भी रही, और उसके बाद मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ, और मैं बहुत टाइम तक, तकरीबन जब तक मेरा बेटा नहीं पैदा हुआ तो उस वक्त तक मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं थी मेरी। मैं सुबह बहुत डरती थी और बहुत डिस्टर्ब रही मैं 1-2-3 साल यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब रही। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इन चीजों को जो है ना हल्का नहीं लेना चाहिए, या इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनका कुरान में जिक्र है, सूरह जिन मौजूद है, और ये हमारी तादाद से ज्यादा हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये चीजें आपने जो है नहीं महसूस की या आपने कभी इनको एक्सपीरियंस नहीं किया तो इनका वजूद नहीं है। ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, और हमेशा जो चीज मैंने अपने वालिदैन से सीखी है उसके बाद के इसका प्रिवेंशन यही है, क्योर यही है, आपका बचाव यही है, और इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आप इसमें जो है हमेशा अपने आप को बावजू रखें, अपने घर में जो है तिलावत करें, रुकैया लगाएं, सूरह बकरा की तिलावत लगाएं, अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं, और जब बाहर जाएं और घर के अंदर रहें तो आयतुल कुर्सी और मौसीन का विर्द जरूर करें, मंजिल जरूर पढ़ें, और इर्द गिर्द के अपने माहौल को पाक साफ रखें, और कोशिश करें कि मतलब इन चीजों का मजाक ना बनाएं, और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनके वजूद को कबूल करें और इनकी भी इज्जत करें। ठीक है, बाकी ये कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और कोशिश करें कि इन चीजों के बारे में इतना जाने नहीं, क्योंकि जाहिर है किसी चीज को अल्लाह ताला कहते हैं कि बेखबरी में भी एक नेमत होती है, तो ज्यादा जानना भी सही नहीं होता। ठीक है ना, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मैंने इतना आपका वक्त लिया, और जज़ाकिल्लाह खैर फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, आपने ये हमारे एक ऑडियो नोट सुना जो कि YouTube एक्सक्लूसिव है, और आज हमने जो है अपने शो में भी शामिल किया। दुबई 7000 बिल्डिंग इसका नाम है जहाँ पे ये वाकयात हुए। अब बहुत सारे लोग दुबई में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। ये सुनने के बाद मैंने फौरन रिसर्च की तो पता चला कि अभी थोड़े दिन पहले ही, आई थिंक महीना पहले ही, ये 7000 बिल्डिंग जो है खाली करा दी गई पूरी। नहीं, इस वजह से नहीं कि बहुत ज्यादा जिन्नात है और हॉन्टेड है, इस वजह से क्योंकि वहां के दुबई के उस पार्टनर ने, उस ओनर ने ये डिसाइड किया, या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चूंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसको तोड़ा जाए और इस पर नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो वो पूरा अपार्टमेंट, पूरा एरिया जो है वो खत्म करके अब उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो लोग दुबई में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो जरूर हमें बताइए, और अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा वीकेंड पे टाइम निकालिए और जाकर रिसर्च कीजिए, पता चले कि सच क्या है। खैर, शो पे हमारे कॉलर्स हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, लेकिन उनके पास जाने से पहले फेसबुक लाइव पे हम अपने जो लोग हैं उनके मैसेज शामिल करते हैं। युसरा, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रेशम, थैंक यू सो मच। शेख साहब, थैंक यू। मोइज, आपका मैसेज आया है।
शान थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे आवाज़ की वो कर रहे हैं। वो मुझे अब रीज़न समझ में आया कि जो मेरी डिवाइस है आई थिंक ख़राब हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है, बड़ी बात है। मैं पूरी कोशिश करूँ कि ये डिवाइस नई डिवाइस ख़रीद लूँ। मुझे पाकिस्तान में मिल नहीं रही है अभी, और मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है जो मैं इसको रिप्लेस कर लूँ, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा मोहम्मद फैसल आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अली रजा थैंक यू सो मच। हमजा थैंक यू। सनी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तूफैल साहब थैंक यू सो मच। अब वो तमाम लोग हमारा जो फेसबुक लाइव अभी सुन रहे हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं www.instagram.com/minhaj-ali-askari, और वहां पे हमारा शो 2 मिनट के बाद ऑन एयर हो जाएगा। चल जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, माजरत आपको बहुत वेट करना पड़ा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं नबील बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा नबील, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी नबील, क्या करते हैं आप? वैसे तो नाज भाई मैं एक फॉर्म में जॉब करता हूँ। सही। तो मेरी अच्छा, तो क्या वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे एक वाकया शेयर करना था। जो मेरी वालदा का है, जो कि अब उनकी डेथ हो चुकी है तकरीबन 2007 में। तो अफसोस हुआ सुन के। सॉरी, मैं कह रहा हूँ अफसोस हुआ सुन के। जी बच्चों को मंजूर। हुआ ये था सर कि तकरीबन 2000 की बात है। उस टाइम मैं तकरीबन कुछ 5 साल का होता था। तो आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। जी जी। तो सर हुआ ये कि वालदा जो थी ना, हमने एक घर रेंट आउट किया था जो लाहौर में था, ऑरेंज लाइन के पास ही। तो उस वक्त खैर ऑरेंज लाइन नहीं थी। तो वो घर हमने जब रेंट आउट किया तो काफी ना मतलब कि वियर्ड सा लगता था देखने में थोड़ा, और उसमें एक ही रूम था। उस वक्त हमारे फाइनेंशियल थोड़े से क्राइसिस हुए हुए थे, तो हमने परचेज उसको रेंट आउट किया था। उस वक्त एक ड्रामा लगता था पीटीवी से, मिस्ट्री थिएटर के नाम से। मिस्ट्री थिएटर, बिल्कुल जी मिस्ट्री थिएटर। तो सर मैंने वो ड्रामा वॉच किया। हमारा फर्स्ट डे था उस घर में। उसमें मैंने मतलब कुछ ऐसी चीज देखी। आपको पता है 5-6 साल का बच्चा होता है, वो थोड़ा सा डर जाता है देख के। लेकिन उसके बाद 1 महीना उस घर में मुझे एक बहुत ही खौफनाक औरत नजर आती थी। और मेरी वालदा को चिकन पॉक्स दोबारा यानी कि हो गया था, मुझे और उन्हें दोनों को। तो एक बंदे को, एक पर्सन को जिंदगी में एक दफा ही होता है, दोबारा नहीं होता। सही। उनको भी दोबारा हो गया था, मुझे भी दूसरी दफा यानी कि उसी घर में 1 मंथ के अंदर हो गया। इसके अलावा मैं काफी बीमार रहने लग गया। और जो औरत थी वो मुझे नजर आती थी हर वक्त। मगरिब के बाद नजर आना शुरू होती थी, और तकरीबन जो है ना जब तक मेरी वालदा मुझ पर पढ़ती है तो मैं स्कूल में होता था। और जैसे ही वो पढ़ना बंद करती थी वो मतलब कि मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि वो मेरे पास है, और मुझे नजर भी आती थी। तो मैं उठ जाता था। होना कुछ ऐसे लगा कि मैं अपनी नानी के घर शिफ्ट हो गया अकेला। तो मेरी अम्मी ने मतलब वहां भेज दिया, मेरी मॉम ने। तो उसके बाद 1 महीने बाद हमने घर चेंज किया। तो जो मेरे चाचू थे उन्होंने हमें बताया कि उनके दोस्त क्या करता, जब वो हमारे घर आए उस घर में मैं मौजूद नहीं था, मैं नानी के घर चला गया था अपनी। तो उन्होंने बताया कि वहां पे किसी बंदे ने ना अपनी मिसेस को जो ना किल कर ना वो वहां से भाग गया था। और तकरीबन 2-3 हफ्ते उनकी डेड बॉडी वहीं पे थी। तो ये वाकया मैंने आपके साथ शेयर करना था। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी मीनाज भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। आप शो किया करें, ठीक है, हर वीकेंड किया करें, बल्कि रोज किया करें यार। मैं तो ये दुआ रोज। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहानियां बनानी पड़ेंगी, फिर तो कहानियां खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। नहीं, कॉलेज करेंगे आप इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ अब, और देखते हैं किसने हमें ईमेल भेजी है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज,
अब जो इंसिडेंट मैं शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी फ्रेंड की मदर के साथ हुआ था। रमजान के आखिरी दिन चल रहे थे, उन्हें पानी की मोटर ऑन करवानी थी। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि उसने मना कर दिया। फिर मेरी फ्रेंड की मदर खुद नीचे गईं। जब वो मोटर के पास पहुंची तो वहां ऑलरेडी एक शख्स मौजूद था। उन्होंने उस शख्स को कहा कि भाई आप मोटर ऑन कर दें, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी तरफ देखकर साइलेंटली अपना काम करने लगा। मेरी फ्रेंड की मदर को उस शख्स के बिहेवियर से थोड़ा डर लगा। वो मोटर ऑन करके जब ऊपर जाने लगी तो जब वो 3rd फ्लोर पर पहुंची तो वही शख्स जो नीचे था अब वो उनके सामने था और वो बहुत डर गई कि ये वही शख्स है। उनसे पहले कैसे 3rd फ्लोर पे आ गया। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और वो ऊपर जाने लगी। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो शख्स धुआं बन के उनकी आंखों के सामने गायब हो चुका था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें मोहम्मद मोइज ने भेजी। वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट जिन्स। Allah says that he created the jinn and mankind only to worship. The jinn sees us, but we do not see them because Allah has made a membrane in the eyes of men so that we do not see them. Because if we see them, we might die of fear or become blind because of the shock. Their sight is really terrifying. They always live around us and there are 3 types of them. अब मैं जो नाम ले रहा हूँ वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो माफ कर दीजिएगा उसके लिए। एलिफ्रिथ, this one have the ability to transfer things from one country to another and they are used by witches, right? फिर उसके बाद है अल-खबील, अल-खबाल, अल-खबुल। These are the freaks of the jinn and they disturb men such as wearing their clothes, epilepsy and so on. Gilan, Jilan, they appear in form of man, cat, a dog or any animal. Allah has created different types of jinn. Among them are some who can take on different forms such as dogs and snakes. Some who are like flying winds with wings and some who can travel and rest. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, the jinn are of 3 types. A types that has wings and then they fly through the air. Another type that looks like snakes and dogs, and there's another type that stops for rest then resumes its journey. चलें, ये बहुत एक लंबी मेरे पास ईमेल है जो कि मैं अपने पेज पे जरूर शेयर करूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके अलावा एक और ईमेल है जिसपे वो कहते हैं कि प्लीज डू नॉट मेंशन माय नेम। वाकई तो बहुत हुए हैं बट आई वांट टू शेयर समथिंग वियर्ड। आई सॉ अ वीडियो ऑन यूट्यूब जहां एक गेम थी नेम्ड चार्ली। ये गेम रात के डेविल आवर मींस रात के 3 से 4 बजे खेल सकते हैं। मुझे इन चीजों में काफी इंटरेस्ट था। व्हेन आई सॉ द वीडियो मैंने डिसाइड किया कि जब सब कजन्स आएंगे तो विल प्ले दैट गेम। और इस गेम के सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि वी कैन नॉट लीव द गेम विदाउट चार्लीज परमिशन। फाइनली वो दिन आ गया जब सब कजन्स आए और हमने ये गेम खेलना का सोचा। हमने भी उसी तरह एक पेपर लिया और उसके 4 कॉर्नर्स पे यस नो लिखा और सेंटर में 2 पेंसिल्स रखी इन क्रॉस। फर्स्ट लेट मी टेल यू, जैसे हमने वीडियो में देखा तो चार्ली इज अ स्पिरिट। हमने जैसे ही गेम स्टार्ट किया और फर्स्ट क्वेश्चन वाज चार्ली आर यू देयर? चार्ली डिड नॉट रिस्पॉन्ड अस बट आफ्टर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पेंसिल पूरी यस की तरफ मूव हुई। इत्तेफाक की बात यह है कि रूम की विंडो, एसी, फैन सब ऑफ था तो हवा के थ्रू पेंसिल मूव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हमने 5 सवाल पूछे जिसपे चार्ली ने हमें सिर्फ 3 जवाब दिए।
हमने गेम क्विट करने का डिसाइड किया. एज एवरीवन वाज स्केर्ड, हमने गेम क्विट की विदाउट आस्किंग टू चार्ली. बिलीव मी मिनहाज, जब से वो गेम खेली है कुछ ना कुछ हम कजन्स के साथ हो ही रहा है. पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो जाती हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ तो कोई कुछ. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये ईमेल का. और ये कौन सा गेम है जो खेला जा रहा है, और ये कहाँ खेला जा रहा है? यूट्यूब पे खेला जाता है, किधर खेला जाता है? इसको गूगल करना पड़ेगा. चलें, बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं. चार्ली चार्ली, CHARLIE, ये स्पेलिंग है. सर्च करके देखें गूगल पे और यूट्यूब पे. अजीब और गरीब दुनिया है. एक दुनिया है वो है जिसमें हम रहते हैं, एक दुनिया वो है जो खुदा ने बनाई है, और एक दुनिया वो है जो इंसान ने अब क्रिएट की है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया. यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहां पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो थोड़ी देर में आपको चुभने लग जाती है. यूट्यूब पे एक वीडियो सर्कुलेट हुई आज से कोई 10 साल 15 साल पहले कि एक डॉल कैमरे के सामने बैठी हुई है. मैनिक्विन, एक्चुअली डॉल भी नहीं, मैनिक्विन, दैट्स इट, एंड ही इज मूविंग. टिल डेट किसी को नहीं पता कि वो वीडियो किसने अपलोड की, कहां से अपलोड हुई, कौन है ओरिजिनल अपलोड करने वाला. अब तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिन्होंने अपलोड किए, और किस तरीके से वो मैनिक्विन मूव कर रहा है. बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर थीसिस बनाए, बहुत सारे लोगों ने उसकी डीबगिंग करने की कोशिश की कि नहीं ये कोई शख्स है जिसने ऐसा मेकअप किया हुआ है, लेकिन वो भी सब डिस्कार्ड हो गई. फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हो सकता है कि ये स्ट्रिंग्स लगाए हुए हों और एनिमेशन के जरिए हटाया हुआ, वो भी डिस्कार्ड हो गया. अब यूट्यूब की सबसे मोस्ट, क्या कहते हैं उसको, मोस्ट सर्च वीडियोस में से एक वो आती है जनाब. जिस मखलूक के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इसके बारे में बहुत अजीब अजीब अलग अलग राय हैं. दुनिया के और आप ममालिक में चले जाएं, जहां पे बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तुम्हारा शो जो है ना वो बस ऐसे ही है, मिस इन्फॉर्मेशन है. अमेरिका चले जाओ वहां तो ऐसे नहीं होते, इंग्लैंड चले जाओ वहां तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ये जिन्नात विन्नात मिलते हैं. तो मेरा ये कहना ये है कि भाई मैं तो जब जिस ममालिक गया हूं, मैंने वहां पे लोगों से पूछा है तो बहुत सारे लोगों का यकीन होता है, बहुत सारे लोगों का यकीन नहीं होता. हम यहाँ पे कोई रिलीजियस बहस शुरू नहीं करने आए, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसे मखलूक के बारे में जिसके बारे में मुझे भी उतना ही मालूम है जितना आपको मालूम है. या ये कहना बेहतर है कि जितना अल्लाह ताला ने हमें इंफॉर्मेशन दी है उतना ही हमें मालूम है. हमें इसकी ताकत, इसकी दुनिया के बारे में अभी इल्म ही नहीं. साइंस अगर हमें ये कहती है कि नए डायमेंशंस, पहले एक डायमेंशन था, फिर दूसरा था, फिर थर्ड डायमेंशन था, अब और डायमेंशंस आ गए, तो हम मानते हैं क्योंकि वो लॉजिक्स, नंबर्स, वर्ड्स, ये फलाना रिसर्च, थीसिस, ये इधर उधर. लेकिन जब हम ये कहें कि यार जिन्नात होते हैं तो वो फौरन डस्टबिन में चली जाती है बहुत सारी बातें. नहीं, ये तो दकियानुसी बातें हैं, ये तो बेकार बातें हैं. दकियानुसी बातें कुछ नहीं है. You don't believe it, it's okay. You don't believe it, it's okay. You do believe it, it's okay. We're not here. हम यहाँ पे एक दूसरे को नंबर्स देने नहीं आए, जज करने नहीं आए कि तुम झूठे हो, तुम बेकार हो. आई थिंक अब इस बहस से बाहर निकल जाते हैं. पूरी दुनिया में ये बात आई थिंक 60% आबादी है जो मानती है. आई थिंक 70% आबादी जो मानती है. तभी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, बल्कि और भी ममालिक, यूरोपियन ममालिकों में ऐसे ऐसे वाकयात हुए, ऐसी ऐसी हिस्ट्री मौजूद है इन वाकयात की कि आपको अपने मुल्क के वाकयात बचकाना लगे. बड़े बड़े कासल्स स्कॉटलैंड में मशहूर हैं कि वहां पे रातों को ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि कोई शख्स रह नहीं पाए.
पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए, पूरे के पूरे टाउन लोग मूव आउट कर गए, लेकिन फिर भी सुनने में आता है कि उस टाउन को जो कि खाली हुए हुए 50 साल हो गए, वहां पे भी लोगों की एक्टिविटी नजर आती है। तो ये क्या है? अल्लाह ने बहुत सारे सीक्रेट्स अभी भी रखे हुए हैं। कुछ तो है जिसकी वजह से अल्लाह अल्लाह है, कुछ तो है, कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो मिरेकल्स हैं ना। बस वही है कि अगर आप बिलीव करें, नहीं बिलीव करेंगे तो इट्स ऑलराइट, वी आर नॉट हियर टू जज यू। खैर, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213-4520-791 वो नंबर है जहां पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। ईमेल्स में पढ़ रहा था तो एक ईमेल आई जिसमें एक शख्स ने हमें बताया कि सुना है कि कराची की एक बड़ी मशहूर रोड है कश्मीर रोड, जो कि कनेक्ट करती है जेल रोड को शारे कायदीन से। अगर आप पुरानी सब्जी मंडी से स्ट्रेट हसन स्क्वायर से पुरानी सब्जी मंडी की तरफ आया, उस पुरानी सब्जी मंडी से फिर जेल की तरफ पहुंचे तो जेल से आप 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता स्ट्रेट जाता है कायदे आजम के मजार की तरफ, अगर आप लेफ्ट ले लें तो भादराबाद की तरफ निकल जाएंगे, और उसी दोनों के बीच में एक रास्ता निकलता है जो कि बहुत पतला सा है, जो कि एक सुपर स्टोर वहां पे बना हुआ है, उधर से वो रास्ता गुजर रहा है। उस रोड को कश्मीर रोड कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि वहां पे बड़े वाकयात होते हैं और ये होता है, और तो मेरे अचानक से जरा कान खड़े हुए। मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारे मैं एक जमाने में क्या बहुत जिंदगी का एक मेजर हिस्सा मैंने उस इलाके में गुजारा है। मैं पैदा उस इलाके में हुआ हूं, मेरा बचपन उस इलाके में गुजरा है, मेरी जवानी उस इलाके में गुजरी है। हुआ कुछ यूं, आज से मैं कोई बात कर रहा हूं 15 साल पुरानी, PCHS ब्लॉक 2 में ये मशहूर हो गया कि कश्मीर रोड पे एक औरत नजर आती है दुल्हन के ड्रेस में। ये बात चूंकि इलाके में उस जमाने में इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था, तो गली मोहल्लों से निकल के ये बातें आती थी। कोई दोस्त हमें बताता था, किसी को हम बताते थे, तो ये बात बड़ी PCH में मशहूर हो गई, ब्लॉक 2 में स्पेशली। और ऑपोजिट मुस्लिमाबाद था, वहां पे भी एक इलाका था जो कि बहुत बड़े बड़े घर थे, फिर हरियाली बहुत थी, फिर चाइना ग्राउंड था जहां पे मंगल बाजार या इस तरह की एक्टिविटी होती थी। तो वो पूरी रोड रात के टाइम पे बड़ी सुनसान होती थी। एक साइड पे कश्मीर KMC कॉम्प्लेक्स था। तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, वालिद साहब ने भी कहा कि भाई हमने सुना है और कभी देखा तो नहीं है। अभी ये बात हो ही रही थी कि शाम का वक्त एक हमारे दोस्त साहब दौड़ते हुए आए, मैंने कहा भाई ये हुआ है और इस तरीके से जो है ये कश्मीर रोड की बात सच्ची है कि यहाँ पे एक औरत नजर आती है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि हमारे एक दोस्त के अब्बा जो है वो रात के 12-1 बजे अपने दफ्तर से कहीं से 12 भी नहीं 2 या 3-4 बजे के करीब वापस आ रहे शादी वादी से, ऐसी कोई जगह से कश्मीर रोड पहुंचे तो उनको दूर से एक औरत नजर आई खड़ी हुई, अपने ड्रेस वगैरह पहने हुए शादी का। अब अब्बा को लगा कि मदद मांग रही है या अब्बा कुछ अलग मोड में चले गए। अब्बा ने गाड़ी रोक ली, वो साहिबा आके पीछे गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने वालिद साहब ने पूछना शुरू कर दिया उनके कि भाई बीबी आपको किधर जाना है बता दीजिए। खैर वो कुछ औरत बोल नहीं रही थी, तो उनको अजीब सा लगा कि ये औरत बोल नहीं रही है लेकिन बैठ गई गाड़ी में, तो पता नहीं क्या चक्कर है। अभी वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी ही एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक कश्मीर रोड के पहुंचा हूं, मैंने अपने साइड मिरर से देखा है तो वहां से औरत गायब। कहते मेरे हाथ पैर फूल गए, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने देखा कि यार अभी तो औरत बैठी थी, दरवाजा खोला, बैठी, दरवाजा बंद किया, मैंने उसको देखा है, उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और ये और वो, तो ये कहां चली गई? खैर वो समझे कि शायद चोर था, वो चक्का था, कोई सा यार वहम था। वो गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपने घर पहुंच गया, गाड़ी अंदर लॉक की
गैराज में पार्क की, घर के अंदर गए, सो गए। 5 बजे के टाइम पे अचानक से घर में शोर शराबा शुरू हो गया। जब ये साहब उठे तो पता चला कि जो इनकी वालदा है यानी कि दादी, उनके बिस्तर के नीचे कोई औरत नजर आई है। अब आप सोचिए एक सेकंड के लिए कि आपके साथ थोड़े देर पहले यही वाकया हो कि एक औरत आपको लिफ्ट के लिए इशारा दे, आप गाड़ी रोकें, जो भी आपकी मेंटल दिमाग में चल रहा हो उसको हटा के आपने औरत को लिफ्ट दी, औरत गाड़ी में बैठी, थोड़ी सी गाड़ी आपने चलाई, पीछे मुड़ के देखा तो औरत गायब हो। आप ऐसे ही खौफजदा होंगे। आप घर जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, जाके सो जाते हैं अपने कमरे में। 5 बजे चीखने की आवाजें आती हैं लोगों की। पता चलता है कि कमरे के अंदर, वालदा के कमरे के अंदर बिस्तर के नीचे एक औरत नजर आई है। और फिर आप लाइटें खोल के चेक करते तो वहां कोई नहीं होता। और ये रोज होने लग जाते हैं। ये इतना हुआ उस घर में कि उनको वो घर छोड़ के जाना पड़ा। और टिल डेट वो घर आज तक खाली है, आज तक। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन टिल डेट ये बात वाकई सच है कि कभी कभी उस रोड पे एक औरत नजर आई है। एक औरत जो कि दुल्हन के कपड़ों में नजर आई है, रोती हुई, इल्तिजा करती हुई, भीख मांगती हुई। और जब किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, आया उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो औरत गायब हो जाती है। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और उसके बाद हम ट्विटर पे निगाह करेंगे। जो लोग ट्विटर पे अपने मैसेजेस कर रहे हैं, आप लोग फिक्र ना कीजिए, हमें याद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहाँ से लाइन पे मौजूद? सर अयाज आलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी अयाज, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी अयाज, क्या वाकया है? आप सर मैं अपना रिसेंटली एक वाकया खैर मैं तो नहीं, मैं एक्सपीरियंस किया है बेसिकली। मैं अभी रिसेंटली शादी पे गया था तोरगर, शायद आपने विजिट किया। नहीं, आपकी आवाज एक तो बहुत, आप ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज हल्की आ रही जरा। सर मैं बेसिकली तोरगर गया था अभी बैटिंग पे। तोरगर इनको डिस्ट्रिक्ट का जाना एक माजरत जनाब, आप दोबारा से बोलेंगे, आपकी आवाज कट रही है। सर मैं तोरगर की एक वो बता रहा हूँ, तोरगर एक जगह का नाम है बेसिकली। सही। तो मैं वहाँ अभी रिसेंटली एक शादी अटेंड करने के लिए गया था। तो मेरा एक दोस्त था, मतलब बचपन हम लोग एक साथ रहे। तो हुआ कुछ यूँ कि वो अमूमन जब पहले जाते थे तो मतलब मुलाकात होती थी। मैं 2-3 बार लास्ट गया, लेकिन उससे मेरी मुलाकात हो नहीं पाई। सही। तो रिसेंटली अभी एक शादी में मैंने उसके बारे में पूछा, लाजमी वाले 2-3 दफा नहीं मिल पाया तो मैं उससे, तो मैंने अभी शादी में उसके बारे में पूछा। मैंने कहा वो कहाँ है? तो उसने कहा उसकी हालत इतनी खराब है कि वो मतलब कहीं, मतलब उसकी वालिदा ने ये बात बोली कि वो कहीं ले जाने लायक नहीं है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा मतलब ये क्या बात होगी कि ले जाने लायक नहीं है? तो उन्होंने कहा बेटा बस छोड़ो, उसकी तबीयत बहुत खराब है।
खैर मैं कुछ करा के उनसे जाना, मैं उनके घर पहुंचा, उससे मिला। तो उसने खैर मुलाकात हुई उससे मेरी, तो उसने जाना मुझे मतलब जो पुरानी वाली बात होती है हमारी जाना एक दूसरे से होने लग गई थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हम लोग काफी वेडिंग्स वगैरह में गए हैं, तो मतलब तुम क्यों नहीं आते? तो उसने कहा मेरी अम्मी मुझे जो है ना लेके नहीं जाती, वो समझती है कि मेरे साथ कुछ है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो ऐसा वाकई में मतलब कुछ है या फिर मतलब वो ऐसी बोलती है? तो उन्होंने कहा था कि जब मैं तकरीबन 12-13 साल का था, तो उस टाइम पर बेसिकली मुझे जो है ना इस चीज जैसे कमरे के अंदर जो है ना अपना बेसिकली एहसास होता है ना कि चीज का होने का, तो वैसा होना स्टार्ट हुआ। मतलब कोई चीज गिरना लग गई, जैसे कोई कप गिरा रहा है, कोई गिलास गिरा रहा है। सही। तो इस तरह तकरीबन मेरे साथ 1.5 से 2 साल होने लग गया। तो उसके बाद जो है ना बोला उसके बाद मुझे हिट होना शुरू हो गया। मतलब कोई मुझे चमाट मार रहा है, कोई कभी मुक्के मार रहा है, कभी मुझे पलंग से नीचे फेंका जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली 1 साल तक ऐसा होता रहा। सही। मतलब उसके बाद मुझे एक जैसे बोलते ना चमक की नजर आती है, मतलब वो मुझे अपने आसपास दिखाई देना शुरू हुई बेसिकली। तो मतलब इस चीज से एक चीज स्टार्ट हुई कि मुझे वॉमिटिंग, बुखार वगैरह ये सब चीज होना शुरू हुई। तो बोलता है अब मैं बाकायदा उस चीज को देखता हूँ, और खैर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती वो चीज, लेकिन मैं मतलब मेरी मदद अक्सर जगहों पर मेरी वो करती आती है। अच्छा। मतलब मैं बाय फेस उसे नहीं देख पाता, लेकिन वो मुझे लगता है कि आस पास है मेरे, मतलब मैं जहाँ बैठा होता हूँ वहाँ आके बैठते हैं वो लोग, और इस तरह करके जाना वो मेरी मदद भी करते हैं। सही। और मैं उसको देखकर मैं इतना हैरान था, मैंने बोला पता नहीं वो मैं क्या बोल सकता हूँ। उस टाइम मेरी कैफियत क्या थी मैं आपको बता नहीं सकता। और जब आप बात करे थे उस वक्त भी वो आई एम श्योर वो जो भी चीज थी वो उनके साथ ही होगी। उसने खैर ये मुझे नहीं बताया कि उस टाइम उसके साथ है, लेकिन उसने कहा कि मतलब हमेशा मेरे साथ रहती है वो चीज। तो मुझे एक चमक की सूरज में नजर, मतलब एक बिल्कुल उसने मुझे इशारा करके बताया कि मतलब आप फिंगर 2 होता है ना बिल्कुल कॉर्नर उसका, तो बोला इस साइज की वो चीज, मतलब उसका ये वजूद है टोटल। लाइट सी नजर आती है, लाइटनिंग मुझे बस ये चीज नजर आती है। बोला इसके अलावा ना मैं उसको कुछ देख पाता हूँ, मतलब अगर मैं उसके साथ ज्यादा इंसिस्ट करता हूँ ना, तो बोलता जिस चीज के रूप में मैं उसे देखना चाहता हूँ वो मुझे उस तरह बन के दिखाता है। अच्छा। मतलब इसका काला टाका बोलता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, पहले कॉल पे जाने से पहले हम अपने ट्विटर पे नजर डालते हैं। जो लोग हमें वहां पे मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम शामिल कर लेते हैं। माज आपका मैसेज आया बहुत बहुत शुक्रिया। किरण इलियास, शो कहाँ है मिनाज? शो कहाँ है मतलब शो रेडियो पे भाई। अब्दुल्ला बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज का। मुबशिर, थैंक यू। अली आर खान, इसके अलावा अहमद हुसैन, आपको मैसेज आया। अदिल अब्बास, थैंक यू सो मच। राफी मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिश, थैंक यू सो मच। Last week's show was really intense. The stories were good. Any idea if anyone in Pakistan does or plans to conduct paranormal investigations with EVP, electronic voice phenomena? Wouldn't that bring substance into stories we've only been told about for decades and generation? True that. मोहम्मद उवैस, आपका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग भी हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं या अपने SMS भेजना चाहते हैं तो हमें ट्विटर पे ज्वाइन कीजिए, www.twitter.com/minhaj करिए और वहां पे अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं LNHS विद मिनहाज हैशटैग करके। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें मैसेज करना चाहते हैं, SMS करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहां से लाइन पे मौजूद? मिनाज में अजमल खान बात कर रहा हूँ शेरशाह से। सही है अजमल, कैसे आप?
मिनाज भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। शेरशाह से कॉल कर रहे हैं। शेरशाह की वो मखलूक पकड़ी गई आखिरकार? सर वो मैंने लास्ट टाइम आपको आई थिंक 2-3 वीक पहले आपसे बात हुई थी, मैंने ये चीज डिस्कस की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अफवाह थी। बिल्कुल मुझे अंदाजा है। और सर आज एक वाक्य शेयर करना चाह रहा हूँ अपने घर का। जैसे कि पहले आपसे कई वाकयात शेयर किए, तो सर वाकया कुछ ऐसा है, आज से तकरीबन 13 साल पहले का है। मेरे चाचू की बेटी थी जो अब मैरिड है माशाल्लाह, 4-5 बच्चे हैं उनके। तो इसी घर में जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पहले हमारी एक गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। सही। तो लास्ट फ्लोर हमारा ऐसा था कि वो यूज में नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ कि हमें कुछ टाइम के बाद फैमिली बढ़ी, बच्चे बढ़ गए, तो चाचू को यहाँ आना पड़ा, नीचे गारमेंट्स फैक्ट्री खत्म हो गई। तो ऐसा हुआ कि चाचू अक्सर वो एडवोकेट कोर्ट में होते थे, चाची के गांव जाना पड़ा उनको। तो ये मेरी कजन और छोटे बहन भाई इनके अकेले हुआ करते थे घर पे। तो उनको अचानक से ना उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी। तबीयत ऐसी खराब होने लग गई थी कि वो एक लड़की थी, यंग लड़की, जवान लड़की, और वो एक मर्दाना आवाज में चीखती थी, चिल्लाती थी। और बेड पे ऐसे लेटे हुए ना, जब चीखती चिल्लाती थी तो ये बेड से तकरीबन 1-1.5 फुट ऐसे उठ हवा में फिर बेड पे आके लगती थी। तो हमने काफी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया और काफी हैवी इंजेक्शन दिए कि इनको रेस्ट हो, आराम हो। इंजेक्शन उस पर कोई असर नहीं करते थे। खैर हुआ ऐसे कि फिर हमने दम वगैरह करवाना शुरू किया। हमारे यहाँ पे एक उस्ताद थे जिनका मैंने आपसे लास्ट उसमें कॉल पे आपसे उनके जिना जिक्र किया भी था। उनसे राब्ता किया, पता किया कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि जिन्नात का मसला है। तो वो जब पता किया गया तो वो जो मौलवी होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ आयतें वगैरह पढ़ के उनकी जब हाजिरी होती है, उस वक्त भी जब इन पे हाजिरी हुई तो एक यंग लड़की थी, मतलब 19-20 साल की, उसकी मर्दाना आवाज निकल रही थी। और वो मर्दाना आवाज ऐसी थी जैसे एक यंग आदमी, एजेड आदमी, 60-70 साल की उम्र का। उन्होंने फिर खुद अपने मुंह से ये बताया कि इस लड़की को मैंने यहाँ देखा था और मुझे ये पसंद आई और मैं फिर इस पे हावी, जिस तरीके से भी होता है, फिर मैं इन पे आया हूँ। तो फिर उनसे छोड़ने की बात की कि आप इन्हें छोड़ें और इंसानी मखलूक के आप जिन्नात हैं, ये चीज ना करें, वो चीज ना करें। काफी समझाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने तरीके से फिर कुछ ना कुछ किया। लेकिन उनसे जब मजीद और मालूमात ली गई तो उन्होंने ये कहा कि ये बराबर में एक बनात है, बच्चियों का मदरसा है, यहाँ काफी सारे जन्नात हैं। इन्होंने हमसे कहा था कि आप यहाँ ना आए, आगे जाएं। तो बोले चील की सूरत में, जो परिंदा होता है कौवे, चील की सूरत में मैंने इस लड़की को देखा था। तो ये मामला होते रहे, काफी माशाल्लाह बेहतर भी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई माशाल्लाह, उनकी शादी हो गई, बच्चे भी। आज भी मैं उसी घर में हूँ और उसी जगह पे आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है, जो ये एक्टिविटीज होती अक्सर हमेशा होती हैं। जैसे आज से 5-6 मंथ पहले लास्ट फ्लोर पे वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह ये चीजें पड़ी हुई थी। छोटे सिस्टर की शादी आ गई तो हमें लास्ट फ्लोर मेहमानों के लिए, मेहंदी वगैरह की रस्म के लिए हमें खाली करना पड़ा, सामान नीचे ले गए। उस सामान नीचे ले जाने के बाद मतलब शादी से पहले ही घर में लड़ाई झगड़े वगैरह शुरू हो गए। वो फिर जब हमने मालूमात की आखिर हो क्या रहा है, तो उन्होंने, मौलाना साहब ने हमें ये कहा तो कि आपने उनको डिस्टर्ब किया। हमने कहा किस तरीके से डिस्टर्ब किया, हमारे तो घर में शादी का माहौल है। उन्होंने कहा आपने घर में कोई चीज वगैरह कुछ हिलाई है? हाँ, हमने कहा लास्ट फ्लोर हमने पूरा खाली कर दिया है, सहन। तो उन्होंने कहा जो सामान जहाँ था ये चीजें वहीं पे वापस रख दी जाए। मिनाज भाई आप यकीन करें, घर के हालात ऐसे हो गए थे कि एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता था कोई, चाहे मतलब वो लेडीज हो, जेंट्स हो, भाई हम लोग आपस में, ऐसे हालात हो गए थे। लेकिन जब वो सामान वगैरह सब अपनी जगह पे रखा और घर पे कुरान खानी करवाई और उसके बाद मेहंदी वगैरह की रस्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से लेके अभी तक मतलब हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन शो में बताने का मकसद ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे यहाँ मोहल्ले में एक मदरसा है, बनात है बच्चियों का। यहाँ पे अक्सर ऐसे वाकयात हुए हैं। जैसे रात में मैंने आपसे बात शेयर की थी, ये पानी चलाने के लिए ऊपर जाते हैं जो मदरसे की आपी उनका बेटा, तो रात को उनको अक्सर ये चीजें नजर आई हैं। उसके अलावा उनके साथ जो लड़के गए, उन्होंने जैसे कि वो बटन बंद है लाइट का लेकिन लाइट ऑन है, उन्होंने वो बटन
ऑन करके चेक किया तो उनको ऐसी एक्टिविटीज आई हैं। लड़के काफी टाइम बीमार रहे, मतलब 20-22 दिन उनको होश नहीं रही, बीमार रहे। फिर इलाज करवा करवा के थके, लास्ट यही करना पड़ा कि उन्हें दम करवाना पड़ा। हमारे यहाँ शीर्षा में, मैंने आपसे पहले भी याद किया था सर, आप अगर आना चाहें, विजिट करना चाहें तो मैं आपको ऐसी कई जगहें दिखा सकता हूँ। शीर्षा में काफी ऐसी एक्टिविटीज हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजमल। बिल्कुल, कभी जिंदगी में वक्त मेरा तो मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट कॉलर की तरफ और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। देखते हैं लास्ट कॉलर कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? सीमी बात कर रही। सीमी जी, सीमी जी, एक वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। तकरीबन 10-11 साल हो गई इस बात को। सही, बताइए। कि हम एक ना शादी में गए हुए थे, तो करीबी रिश्तेदार है, उनकी शादी में गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग है ना, मेरी बेटी का वलीमा था, तो उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आप लोग है ना हमारे घर ठहर जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, और आधे लोगों ने कहा घर के नहीं, घर चलते, और मैंने कहा रुक जाते, रात बहुत हो गई। मेरे हस्बैंड थे और मेरी 3 बेटियां थी और मैं थी साथ। तो उन्होंने कहा कि ना, तो कुछ ऐसा फील हुआ जैसे वो ऐसे ही कह रहे थे। फिर ना उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी गाड़ी में ना छोड़वा देते हैं, तो ना आप फला जगह उतार दे, हमारा ड्राइवर आपको वहाँ से आप टैक्सी ले लीजिएगा। पहले उन्होंने आपको रोकने का बोला, फिर आप जब रुकने लगे तो उन्होंने कहा आप कट लें। हाँ, अच्छा, ऐसे ही कुछ किया। अच्छा, तो यानी ये घर के 1-2 उनके लोग जो थे वो जरा चाह रहे थे कि ना रुके, और 1-2 लोग चाह रहे थे रुक जाए। अच्छा, मतलब ऐसी इत्तेफाक उन्होंने ऐसी बस मुरवतन पूछ लिया था रुकने का। जी जी, सही। फिर है ना वो हमने क्या किया कि मेरे हस्बैंड ने कहा चलते, मैंने भी कहा चलते हैं, क्योंकि बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, वो थके हुए हैं, शादी की फंक्शंस काफी दिन से चल रहे थे, वलीमा था, अटेंड करके उन्होंने, उनके ड्राइवर ने ना हमको काला पुल्ली सही उस तरफ छोड़ दिया कि वहाँ पे ना गाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं, टैक्सियां वगैरह। देखा तो 2-4 टैक्सियां खड़ी हुई थी और टैक्सी वाले सो रहे थे। फिर हमने उनमें तो ये नहीं थी करीम सर्विस वगैरह, एक गाड़ियां होती थी काली पीली टैक्सी जो अब है नहीं। तो हम आगे, मेरे हस्बैंड का ये तो ड्राइवर सो रहे हैं, अब क्या करें। तो थोड़ा सा हम और आगे गए तो
एक जगह थी, दीवार, वहां पे टेक लगा के एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने पगड़ी सी बांधी हुई थी और उसकी दाढ़ी थी और ना आंखें सुर्ख उसकी और लंबा सा कद उसका। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना हमको है ना जाना है नॉर्थ नाज़िमाबाद। तो उसने ना बस कुछ नहीं कहा और इशारे से कहा कि बैठी, बोला कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई मैं इतने पैसे दूंगा, उसने सर हिला दिया, यानी कोई बात नहीं करना चाह रहा था, वो ड्राइवर जो था। हम बैठ गए, मैं मेरी बच्चियां मेरे पीछे बैठे, मेरे हस्बैंड आगे बैठ गए। तो जैसे ही हम लोग आ रहे हैं तो जैसे एक रास्ता पूछता है आदमी ड्राइवर के, भी आपको कहाँ मुड़ना है, कौन सी रोड से लूं, कुछ नहीं उसने कहा। जो मेरे हस्बैंड वहां लगे बातें करते रहे, कितना सन्नाटा हो रहा है, क्योंकि रात के 3 बज गए थे जब हम उस टैक्सी में बैठे थे। यानी कि जब हम घर की गली की तरफ आने लगे, जिस तरफ हमारे घर था, उसने वहां भी चुपचाप ले लिया, रास्ता नहीं पूछा। मुझे लगा जैसे वो हमें जानता है, हमारे घर को। अब जैसे ही ना मुझे तो है ना कुछ अजीब सा फील हुआ, छठी मेरी बहुत तेज है। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या मसला है, ये कोई इंसान है तो नहीं लग रहा, कुछ तो मखलूक लग रही है ऊपर की। रात के 3 बजे ना किराए पे बात की ना कुछ करना, तो किराया तय करते हैं पहले भी, इतना हम लेंगे, कुछ नहीं, और ना रास्ता पूछा, ला के गेट के आगे खड़ा कर दिया, हमारा घर। हम उतरने लगे तो वो मेरे हस्बैंड तो फौरन उतर गए, उनको पैसे दे दिए। तो पीछे का दरवाजा जो था, बच्चियां भी उतर गई मेरी 2, पीछे का जब छोटी बेटी बैठी थी वहां का दरवाजा नहीं खुल रहा, एक साइड का। तो मैंने कहा खोल ही नहीं रहा, वो कहेंगे अम्मी मैं कैसे उतरूं, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। मैंने कहा अच्छा उस तरफ से उतर जाती। तो उन साहब ने एकदम गर्दन अपनी मोड़ी, जैसे ही तेजी से गर्दन को मोड़ लेते जैसे मोड़ी, और है ना अपना हाथ लिया और उसके ऊपर लॉक जो था उसको 2-3 झटके दिए, दरवाजा खोल के, और मुझे मुस्कुरा के और मेरी बच्ची को देखा। तो मैंने उस शख्स का हाथ देखा, उसके नाखूनों पे भी बाल थे, आंखें सुर्ख हो रही थी, और मुस्कुरा के देखने का अंदाज अजीब व गरीब सा था। उतर गए हम लोग। मुझे यही फील हुआ जैसे वो कोई इंसान नहीं था, कोई जिन या कोई ऐसी कोई गैर इंसानी मखलूक थी जिसने हमारी मदद की। उस वक्त रात के 3 बजे हम सन्नाटे में खड़े हुए थे। और आपको शक्ल याद है बीबी? शक्ल मुझे अभी भी याद है उनकी। किस तरह की थी, बता सकती हैं? शक्ल थी ऐसा, फेस उनका ऐसा था, दाढ़ी थी और मूछें थी, और ना बहुत सुर्ख रंग नहीं होता, लाल जैसे तांबे का रंग होता है, इस टाइप का रंग उनका, और आंखों में निहायत सुर्खी और बड़ी बड़ी आंखें। एक लफ्ज नहीं वो शख्स बोला कहीं भी। और मैंने जब उनके हाथ देखा ना, जब वो खोला दरवाजा, मैंने पीछे करके मुड़ के एकदम, तो गर्दन को बहुत झटका दिया फौरी तौर पे, और फिर वो दरवाजा खोला तो हाथ मैंने उनका देखा, यानी कि उनके हाथ पे बहुत सारे बाल थे जो नाखूनों तक पे नीचे बाल, इनके नेल्स पे भी बाल उनके थे। तो यही पहचान होती है, कहते हैं जिन वगैरह की, इनके जो बाल होते हैं ना, ये नाखून नजर नहीं आते इनके, यहाँ तक बाल होते हैं इनके, तो और कलाई पे भी खूब बाल उनके, और देखने का अंदाज अजीब व गरीब होता। जैसे कहा हो कि भाई ये दो दरवाजा खुल गया, ये अपनी प्रेजेंस बताना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ। दरवाजा बंद हो गया, खुल नहीं रहा था, फिर खुला उसका टैक्सी का दरवाजा। बच्ची ने इतना नोट नहीं किया, मैंने नोट किया, और अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे। और आप लोग आ किधर से रहे थे, कौन से इलाके से? हम लोग आ रहे थे डिफेंस में गए थे, वो जिनके यहाँ शादी थी, वलीमा अटेंड करके हॉल से उधर गए थे हम। और आपके 10 साल पुरानी बात है? कितनी पुरानी बात है ये? तकरीबन 11 साल हो गए। ये जब बेनजीर का मर्डर हुआ था उन दिनों की बात है, उससे कुछ दिन पहले की बात है, दिसंबर की, 19 दिसंबर या 17 दिसंबर था शायद।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। क्या तो बहुत से, लेकिन अब टाइम नहीं है ना आपके पास। बिल्कुल, अब तो शो का टाइम कॉल है ना लगती नहीं है। मैं अगली दफा आपको एक और वाकया वो शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करती हैं तो मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकती हैं, अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अपनी अब मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आप हमें ईमेल कर सकती हैं official.minhajaliascari पे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत कुछ सुनने को मिलता है ऐसी बातें, तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। लगता है कि कोई और भी दुनिया है जैसे हमारे साथ लोग हैं। है तो, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अजीब है ये दुनिया, और अजीब है इसके कारनामे। वो सब हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी शख्स का आपके सामने गायब हो जाना, या ऐसे घर में रहते हुए ऐसे फील होना जैसे आपके अलावा भी कोई उसमें रहता है, जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, दफ्तर में होंगे या कमरे में अकेले होंगे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि वो अकेले हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आप अकेले नहीं हैं। ये मखलूक हमारे इर्द गिर्द हमेशा होती है, बस हमें ही नजर नहीं आती। और आपको ये गलत फहमी भी है कि आप अकेले हैं। हो सकता है जिस जगह पर भी आप मौजूद हो वहां आप अकेले ना हो। हो सकता है कि कोई और भी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।